गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। साइंस क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 10वीं कक्षा विज्ञान विषय का चैप्टर नंबर 7 है परमाणु सिद्धांत, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण व गुणधर्म, उसके अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, अतः आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से समझना। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 लेते हैं, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, यानी सुमेलन करना है अपन को। तो यहाँ पर दो दे रखे हैं कॉलम, एक तो ये रोमन में जो दे रखा है 1 2 3, इनका मिलान करना है ए बी और सी से जो यहाँ दे रखे हैं। तो पहले पूछा है शून्य समूह के तत्व। तो यहाँ देखना, बोरोन समूह है, उत्कृष्ट गैसें, रेडियो एक्टिव है। इनमें शून्य समूह के तत्व, इसमें कौन होगा? उत्कृष्ट गैसें। देखना बी ऑप्शन है, यानी इस रोमन में जो 1 दे रखा है इसकी सिद्ध में कौन आएगा? बी आएगा। उत्कृष्ट गैसें, उत्कृष्ट गैसें हैं, ये शून्य समूह के तत्व हैं। शून्य समूह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जो उत्कृष्ट गैसें हैं इनकी संयोजकता शून्य होती है, और शून्य संयोजकता होने के कारण ये जो तत्व है अन्य तत्वों से न तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और न इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। तो संयोजकता शून्य होने के कारण इन्हें शून्य समूह के तत्व भी कहते हैं। ये जो तत्व हैं ये किसी अन्य तत्वों से क्रिया नहीं करते, इसलिए इनका नाम अक्रिय गैसें भी है। और ये कौन कौन से हैं? तो इनमें कौन कौन आ जाएंगे? हीलियम He, नियोन Ne, आर्गन Ar, हीलियम नियोन आर्गन, जीनोन, क्रिप्टोन, रेडोन, हरभजन, नेहरा, अगरकर, कार्तिक के आर हो गया, क्रिप्टोन, जीनोन, रेडोन, हरभजन, नेहरा, अगरकर, कार्तिक, जीरो, रन। इस प्रकार इस ट्रिक से भी आप लोग याद कर सकते हो। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन, रेडोन, ये जो तत्व हैं ये शून्य समूह के तत्व कहलाते हैं। और आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग 18 है, उसमें ये स्थित होते हैं। और ब्लॉक कौन सा रहेगा? पी ब्लॉक। ठीक है, तो यहाँ पूछा है शून्य समूह के तत्व है, तो पहले की सिद्ध में हो जाएगा उत्कृष्ट गैस। दूसरा है यूरेनियम। तो यूरेनियम जो तत्व है यह रेडियो एक्टिव तत्व है। देखो रेडियो एक्टिव तत्व है, और जो नाभिकीय क्रिया होती है उस नाभिकीय क्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, जो विखंडन है उनमें कि ऊष्मा है वो प्राप्त होती है। तो यूरेनियम रेडियो एक्टिव तत्व है। तीसरा है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम यह है बोरोन जो समूह है आधुनिक आवर्त सारणी का वर्ग 13 है उसमें स्थित होता है। तो तीसरा है उसकी सिद्ध में आ जाएगा बोरोन, यूरेनियम रेडियो एक्टिव तत्व है और शून्य समूह के तत्व है, इनमें आ गया उत्कृष्ट गैस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, देखना, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यह भी सुमेलन का प्रश्न ही है। इसमें पहले लिया है सोना। तो यहाँ मिलान कौन से में होगा? न्यूलैंड, सिक्का धातु, 16वां वर्ग। तो सोना है, यह सिक्का धातु है। सोना, चांदी, तांबा ये क्या है? सिक्का धातु होती है, क्योंकि इनके सिक्के बनाए जाते हैं। तो सोना सिक्का धातु पहले में आ गया बी। ठीक है, फिर है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन है यह 16वें वर्ग का तत्व है। इनकी संयोजकता 2 होती है ना, 16वें वर्ग का तत्व है और पी ब्लॉक का तत्व है। और एक है अष्टक नियम। तो न्यूलैंड ने दिया था अष्टक नियम, जो क्या कहता है कि जिस प्रकार संगीत का 8वां सुर, 8वां कौन सा होगा? सा, पहले सुर से मिलता है, पहले भी कौन सा होगा? सा। जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, तो ये 8वां सुर पहले सुर से मिल रहा है। उसी प्रकार 8वें तत्व के गुणधर्म भी पहले तत्व से मिलते हैं। यही न्यूलैंड का अष्टक नियम है। आगे है लघुत्रात्मक प्रश्न है ये। प्रश्न नंबर 1 ले रहे हैं अपन सबसे पहले। देखना प्रश्न नंबर 1 है, न्यूलैंड के अष्टक नियम को लिखिए। ये न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है इसको लिखना है, तथा निम्नलिखित से समान गुणधर्म रखने वाले तत्वों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर समान गुणधर्म रखने वाले तत्व के नाम लिखने हैं, एक तो नाइट्रोजन का और एक लिथियम का। हाँ तो सुनो, तो न्यूलैंड का अष्टक नियम है यह किसने दिया? नाम ही है न्यूलैंड का, तो न्यूलैंड ने ही अष्टक नियम दिया था सन 1865 में। इन्होंने क्या किया, उस समय जो ज्ञात तत्व थे उन तत्वों को परमाणु भार या कह सकते हैं परमाणु द्रव्यमान
के बढ़ते हुए या आरोही क्रम में व्यवस्थित किया, तब उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व से मिलते हैं। जिस प्रकार संगीत का 8वां सुर जो सा है वह पहले तत्व से मिलता है। तो यही न्यूलैंड का अष्टक नियम है कि किस प्रकार याद करोगे न्यूलैंड का अष्टक नियम। जिस प्रकार संगीत का 8वां सुर जो सा है वह पहले सुर से मिलता है, उसी प्रकार 8वें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व से मिलते हैं। जैसे संगीत के टोटल 7 सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो नी के बाद सा 8वां नंबर का है, ये पहले से मिल रहा है। इसी प्रकार तो आगे लिया है, इसने पूछा है कि निम्नलिखित से समान गुणधर्म रखने वाले तत्वों के नाम लिखिए। नाइट्रोजन है, इसके समान कौन सा तत्व गुणधर्म रखेगा? तो नाइट्रोजन है, इसके समान फास्फोरस में गुण रहेंगे, और लिथियम है, इसके समान सोडियम में गुण रहेंगे। देखो नाइट्रोजन और फास्फोरस, इनकी संयोजकता कितनी होगी? 3 होगी। नाइट्रोजन की भी 3 है, फास्फोरस की भी 3 है, और ये एक ही कॉलम में स्थित है। और तो समानता हो गई, संयोजकता समान है, दोनों अधातु है, दोनों गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। इसी प्रकार लिथियम और सोडियम, लिथियम धातु सोडियम धातु दोनों की संयोजकता 1, और दोनों ठोस अवस्था में रहती है, एक ही वर्ग में है। परंतु यह फिर एक कमी बताई है कि यह जो न्यूलैंड का अष्टक नियम है यह कैल्शियम तक ही लागू होता है, इससे बाहरी तत्व है उन पर लागू नहीं होता। या यूँ कह सकते हैं कि यह सिद्धांत केवल हल्के तत्वों पर ही लागू होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2। आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर निम्नलिखित में क्या परिवर्तन होते हैं? बाएं से दाएं जाने पर तो देखना, एक तो पूछा है धात्विक गुण, एक पूछा है संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या। पहले लेते हैं पण धात्विक गुण। तो धात्विक गुण यानी धातु, तो आपको याद होगा आवर्त सारणी में जो बाईं ओर है, उधर इधर बायां भाग हो गया, ये दायां भाग, तो बाईं ओर से दाईं ओर चलते हैं तो धात्विक गुण घटते हैं। क्या कहोगे? धात्विक गुण घटते हैं, क्योंकि हम सोचें कि बाईं ओर है एस ब्लॉक, फिर इधर आ गया दाईं ओर पी ब्लॉक, बीच में डी और नीचे है वो एफ ब्लॉक है। ठीक है, एस ब्लॉक में हाइड्रोजन को छोड़कर सभी धातु है, डी ब्लॉक में धातु है, डी ब्लॉक से ही एफ ब्लॉक आया तो एफ में भी धातु है, और पी ब्लॉक में शुरू में धातु, फिर उपधातु, फिर अधातु और अंत में अक्रिय गैसें हैं। तो इन्हीं से आपको पता चल रहा होगा कि ऐसे याद कर सकते हो आसानी से कि इधर धातु आ रही है, फिर धातु आते ही उपधातु आ गई पी ब्लॉक में, उपधातु में धातु व अधातु के आधे आधे गुण ही होते हैं, फिर अधातु आ गई, उनमें तो धातुओं के गुण है ही नहीं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आवर्त सारणी में बाईं ओर से दाईं ओर चलने पर धात्विक गुण घटते हैं। तो धात्विक गुण क्या होंगे? बाईं ओर से दाईं ओर चलने पर धात्विक गुण घटते हैं। पर मुख्य कारण क्या है? ये तो मैंने एक ट्रिक बताई है आपको कि इधर एस ब्लॉक में धातु है, डी में धातु है, इधर पी में शुरू में धातु, फिर उप धातु, वो तो एक तरीका बताया है कि इससे आपको याद हो जाएगा। जबकि असली कारण क्या है? असली कारण आवर्त में जैसे जैसे संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है, त्यों त्यों इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम होती है, जिससे धात्विक गुण कम होता है। क्योंकि धातुओं में तो इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण पाया जाता है, और बाएं से दाएं चलने पर इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण है वो कम होता जाता है, तो धात्विक गुण है वो घटने लग जाते हैं। फिर है संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो आवर्त है उसमें बाएं से दाएं चलेंगे तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या पहले बढ़ती है फिर घटती है। क्रमिक रूप से बढ़ेगी 1 से लेकर 4 तक, और फिर क्रमिक रूप से घटेगी 4 से पुनः 1 तक। जैसे देखना, आवर्त सारणी में जो एस ब्लॉक है उसमें 2 वर्ग है, पहला वर्ग और दूसरा, ठीक है। और पी ब्लॉक है उसमें है टोटल कितने? 6 वर्ग। तो पी में आ गए 13 से लेकर कितने? टोटल 18 तक। और डी ब्लॉक जो बीच का है उसमें 10 वर्ग हैं, 3 से लेकर 12 तक, ठीक, 10 हो गए। तो इनमें जो बीच वाला डी ब्लॉक है, ये बीच वाला डी ब्लॉक, ये जो ब्लॉक है यह तो परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करता है, इनको संक्रमण तत्व कहते हैं, तो इनकी संयोजकता निश्चित नहीं है। डी ब्लॉक से ही एफ ब्लॉक निकला है जो नीचे स्थित है,
एफ ब्लॉक को आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं और ये तत्व है ये भी परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की हम संयोजकता ले सकते हैं। तो एस ब्लॉक में जो वर्ग 1 है उसकी संयोजकता 1 होगी, वर्ग 2 की संयोजकता 2। फिर पी ब्लॉक में आओ तो वर्ग कौन सा 13 हुआ, 13 की संयोजकता 3, 14 वर्ग की हो गई 4, 15 वर्ग की पुनः क्रमिक घटाओ 3, 16 की फिर 2, 17 की 1 और 18 की संयोजकता 0 हो गई। तो संयोजकता का हम कह सकते हैं आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर पहले बढ़ती है फिर घटती है। बढ़ेगी कितनी, 1 से लेकर 4 तक, फिर घटेगी 4 से लास्ट 0 हो जाएगी। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, देखना क्या दे रखा है। प्रश्न नंबर 3 है, डोबेराइनर के त्रिक क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। तो आपको याद होगा डोबेराइनर ने टोटल त्रिक कितने दिए थे, 3 दिए थे। कितने टोटल, 3 त्रिक दिए थे और एक त्रिक में 3 तत्व होते हैं। इस प्रकार टोटल 9 तत्व है, उन्हीं का वर्गीकरण किया इन्होंने। डोबेराइनर ने जो तत्व रखे थे वो परमाणु भार के आरोही क्रम में रखे थे, पर इन्होंने 3 तत्वों को इस प्रकार व्यवस्थित किया कि जो पहला तत्व है और जो तीसरा तत्व होता है इनके परमाणु भार का जो औसत होता है वह दूसरा तत्व प्राप्त होता है। तो यही देखते हैं अपन, देखना। सन 1829 में डोबेराइनर ने समान गुणधर्मों वाले तत्वों को समूहों में व्यवस्थित करने का प्रयास किया और कितने कितने के समूह बनाए उन्होंने, टोटल 3 के समूह बनाए थे। और ये जो तत्व हैं 3 जो थे वो भौतिक व रासायनिक गुणों में समान थे। इनको इन्होंने त्रिक नाम दिया। त्रिक यानी 3 तत्वों का समूह है। और इन्होंने किस प्रकार व्यवस्थित किया, जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि उन 3 तत्वों को उनके परमाणु भार के आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में इस प्रकार व्यवस्थित किया कि पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार का औसत दूसरे तत्व का परमाणु भार होता है। तो इस प्रकार इन्होंने टोटल 3 त्रिक बनाए। एक त्रिक में 3 तत्व थे तो 3 त्रिक में टोटल 9 तत्व हो चुके। तो इन्होंने 9 तत्वों का वर्णन किया। और भी तत्व जो थे उस समय उनका वर्गीकरण करने में असफल रह गए क्योंकि और त्रिक इनसे बन नहीं पाए फिर। तो यह जो वर्गीकरण पद्धति है वो असफल रह गई, तत्वों की वर्गीकरण पद्धति असफल रही। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4, क्या डोबेराइनर के त्रिक न्यूलैंड के अष्टक के स्तंभ में भी पाए गए हैं, तुलना करके पता कीजिए। देखो वैसे जो वर्गीकरण है उनके लिए 4 ही है टोटल, जो सिद्धांत वगैरह जो नियम वगैरह आए थे। पहला आया डोबेराइनर का त्रिक नियम, उसके बाद आया न्यूलैंड का अष्टक नियम, उसके बाद मेंडेलीव की आवर्त सारणी और उसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी जो हेनरी मोजले ने दी थी। और वर्तमान में जो कौन सी अभी लागू है, तो आधुनिक आवर्त सारणी। इसमें क्या पूछा है प्रश्न नंबर 4 में कि डोबेराइनर के जो त्रिक हैं इन्होंने 3 त्रिक दिए थे जो न्यूलैंड के अष्टक के स्तंभ में भी पाए जाते हैं, तुलना करके पता कीजिए। ऐसे पूछा है हमसे कि क्या पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर होगा हाँ, डोबेराइनर के त्रिक न्यूलैंड के अष्टक स्तंभ में भी पाए जाते हैं। जैसे एक त्रिक बनाए अपन, डोबेराइनर दिया था लिथियम और सोडियम, लिथियम यानी Li, सोडियम Na और पोटेशियम K। तो ये त्रिक है, यहाँ न्यूलैंड के अष्टक नियम में भी है। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये है। लिथियम को पहला तत्व माने अपन तो 8वां तत्व कौन सा हो जाएगा, सोडियम। और सोडियम को पहला तत्व माने तो 8वां तत्व कौन सा हो जाएगा, पोटेशियम। याद रहे जब न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया उस समय उत्कृष्ट गैसों की खोज नहीं हुई थी, जो हीलियम है और आगे नियोन है, आर्गन है, इनकी खोज बाद में हुई थी। तो इसका उत्तर होगा हाँ, डोबेराइनर के त्रिक न्यूलैंड के अष्टक के स्तंभ में भी पाए जाते हैं। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एक त्रिक बना दिया। लिथियम को पहला तत्व माने तो 8वां तत्व सोडियम होगा और सोडियम को पहला तत्व माने तो 8वां तत्व पोटेशियम होगा। इसके बाद लेते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखना आप, गैलियम के अतिरिक्त अब तक कौन कौन से तत्वों का पता चला है जिनके लिए मेंडेलीव ने अपनी आवर्त सारणी में खाली स्थान छोड़ दिया था। मेंडेलीव ने क्या किया, भविष्य में जो तत्व खोज होंगे उनके लिए पहले से ही रिक्त स्थान छोड़ दिया था।
और इनकी जो आवर्त सारणी है मेंडेलीव की, वह परमाणु भार पर आधारित है। तो इन्होंने किन तत्व, गैलियम के अतिरिक्त और कौन से तत्व हैं उनका पता चला है। तो गैलियम के अतिरिक्त स्कैंडियम, जर्मेनियम जो तत्व हैं, इनकी खोज है वो बाद में हुई थी। तो इन तत्वों के लिए इन्होंने क्या किया, खाली स्थान है वो छोड़ दिया था। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6, आपके मतानुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया। जो उत्कृष्ट गैसें जो वर्ग कौन से में स्थित है, 18वें वर्ग में, और उसे शून्य समूह है या उत्कृष्ट गैसें या निष्क्रिय गैसें भी कहते हैं, क्योंकि ये जो तत्व है इनकी संयोजकता शून्य होती है। संयोजकता शून्य है, इसका मतलब ये तत्व अन्य तत्वों से, धातुओं, अधातु वगैरह से क्रिया नहीं करेंगे। तो प्रश्न पूछा है कि आपके मतानुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया है, इनको एक अलग ही वर्ग 18 में क्यों रखा गया। इसका कारण यही है कि उत्कृष्ट जो गैसें होती है उनका बाहरी कोश है वो पूर्ण भरा रहता है, संयोजकता शून्य होती है, ये किसी भी तत्व से क्रिया नहीं करते, इसलिए इन्हें शून्य वर्ग कहा है, शून्य संयोजकता है इनकी। और कौन कौन सी उत्कृष्ट गैसें, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन और रेडोन, रेडोन भी है। हरभजन, नेहरा, अगरकर, कार्तिक, 0 रन। इस ट्रिक से आप लोग इसको याद कर सकते हो। इन गैसों का पता देर से चला था क्योंकि ये अक्रिय है, क्रियाशील नहीं है, और वायुमंडल में इनकी मात्रा भी बहुत कम है। इसलिए जब इन गैसों को पता चला तब मेंडलीव ने पिछली व्यवस्था को छेड़े बिना ही इन्हें अलग समूह में रख दिया था। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है वो करते हैं, ध्यान से समझना आप इन प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 7 है, निम्न के नाम लिखिए। देखो अपन निकालते हैं किस प्रकार होगा ये। 3 तत्व जिनके बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। कितने पूछे हैं टोटल हमसे, 3 तत्व ऐसे पूछे हैं जिनके बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन हो। तो अपन क्या करते हैं, पहले एक कोश ले लेते हैं, के कोश। कौन सा, के कोश। इसमें कितना क्या पूछा है, बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो के कोश में एक इलेक्ट्रॉन, ऐसा तत्व कौन सा है जिसके के कोश में एक है। ठीक, तो एक तो वो हो जाएगा, जैसे के कोश में एक कौन है, हाइड्रोजन हो गया। ठीक, हाइड्रोजन हो गया। दूसरा है कि के कोश में 3 तत्व जिनके बाहरी कोश में एक हो। इस बार अपन क्या करेंगे, के कोश में तो 2 कर देते हैं क्योंकि एक नहीं कर सकते, हाइड्रोजन तो ले लिया। के में 2, अब एल में 1 कर देंगे। ठीक, तो एल यहाँ बाहरी कोश है, इसमें 1 हो गया। तो के में 2 और एल में 1, ऐसे कौन सा तत्व रहता है जिसमें टोटल 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो 3 वाला यानी 3 नंबर का तत्व कौन है, लिथियम। अब क्या करेंगे, के में 2, ठीक, एल में 8, क्योंकि एल में अधिकतम 8 रहते हैं, के में अधिकतम 2, और एम में 1 कर देंगे, बाहरी कोश एम, इसमें 1 कर देंगे। तो ऐसा कौन सा तत्व है जिसमें टोटल 2, 8, 1 यानी 11 इलेक्ट्रॉन है, वो हो गया सोडियम। और भी उदाहरण करें तो आगे क्या करेंगे, एम में 8 कर देंगे और एन में 1 कर देंगे, तो 19 नंबर तत्व हो गया पोटेशियम। तो ये है उत्तर, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ऐसे तत्व है जिनके बाहरतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है तथा इनके गुण भी बीच के डोबेराइनर ऐसे त्रिक ही ज्ञात कर सकते हैं, यानी इनके गुण हैं वो भी समानता प्रदर्शित कर रहे हैं। तो यहाँ 3 तत्व आप वो भी लिख सकते हो जो मैंने बताया, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। यहाँ इसने इतना ही पूछा है, यहाँ ये नहीं पूछा कि डोबेराइनर का त्रिक भी होना चाहिए। तो आप हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम लिख सकते हो, या ये भी लिख सकते हो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनके बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट है, 2 तत्व जिनके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। देखो इस बार क्या कह रहा है कि बाह्यतम कोश में 2 होना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, के कोश में 2 नहीं कर सकते क्योंकि के में 2 अधिकतम 2 ही होते हैं, तो के तो 2 में पूर्ण हो गया। तो अगला ले लेते हैं, एल में, यानी अपन 2 इलेक्ट्रॉन कर देंगे। एक तो तत्व ऐसा जिसके के में 2 और एल में 2। देखो के में 2 वाला तत्व इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ये तत्व है, इसका बाहरी कोश पूरा भर गया, और अगला कह रहा है कि बाह्यतम कोश में 2 होने चाहिए, यानी थोड़ा खाली रहना चाहिए। तो के में 2, एल में 8, एक तो ये तत्व हो गया। तो ऐसा कौन सा है जिसमें के में 2 और के में 2 और एल में भी 2। तो ऐसा कौन सा तत्व है, 2 और 2 4। तो 4 नंबर वाला तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। तो एक तो हो गया बेरिलियम, और दूसरा और लेते हैं, उसमें अपन क्या करेंगे, के में 2
एल में 8 और एम में 2 कर देंगे। ठीक, तो एम में 2, एल में 8, के में 2, इनको जोड़ो। 2, 8, 10 और 2, 12। 12 नंबर का तत्व कौन सा है? मैग्नीशियम। और भी ले सकते हैं अपन, अगले ने 2 ही पूछे हैं तो ये हो जाएंगे अपने बेरिलियम और मैग्नीशियम। और यहाँ मैग्नीशियम और कैल्शियम दे रखे हैं, तो कैल्शियम भी है। कैसे? के में 2, एल में 8, एम में 8 और एन कोश में 2 इलेक्ट्रॉन कर देंगे। फिर योग लगाओ, 2, 8, 8, 2, तो टोटल हो गए 20। 20 नंबर का तत्व है कैल्शियम। तो आप मैग्नीशियम और कैल्शियम भी कर सकते हो, या बेरिलियम और ये मैग्नीशियम भी कर सकते हो। नेक्स्ट है 3 तत्व जिनका बाहरी कोश पूर्ण भरा हो। तो देखो 3 तत्व है जिनका बाहरी कोश पूर्ण भरा हो। बाहरी कोश पहले अपन के कोश वाला ही लेते हैं। के कोश कितने से भरता है? अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन से। तो ऐसा कौन सा तत्व है जिसका के कोश यानी पूरा भरा हुआ है? 2 नंबर, 2 इलेक्ट्रॉन वाला हीलियम। एक तो हो गया हीलियम। आगे हम क्या करेंगे? के कोश में तो 2 है, ठीक है, ये तो ले लिया हीलियम। तो अब एल में ले लेंगे अपन अधिकतम कितने? 8। तो एल में 8 है। ऐसा कौन सा है जिसके के में 2, एल में 8 है? 8 और 2 10, 10 नंबर का नियोन। तो एक हो गया नियोन। फिर क्या करेंगे? एम में 8 कर देंगे। के में 2, एल में 8, एम में 8। 8, 8 और 2, 8, 8 16, 2, 18, 18 नंबर आर्गन। तो अपन कर सकते हैं यही, हीलियम, नियोन, आर्गन, 3 तत्व। यहाँ क्रिप्टोन है, इसका भी इसने इसी प्रकार दिखाया। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8। किस तत्व में, देखो इधर भी अपन उन्हीं के अनुसार करेंगे। इस तरीका होता है कि याद करने का प्रश्नों को। किस तत्व में 2 कोश है तथा दोनों इलेक्ट्रॉनों से पूर्ण पूरित है? देखना, कोई तत्व है जिसमें 2 कोश है, तो पहला कोश कौन सा होता है? किसी भी तत्व का पहला कोश के होता है। और 2 कोश है, के बाद कौन सा कोश आएगा? एल। के बाद कौन सा आएगा? एल। तो ये क्या कह रहा है? किस तत्व में 2 कोश है? के और एल 2 कोश बना दिए हमने, तथा दोनों इलेक्ट्रॉनों से पूर्ण पूरित है। दोनों कोश इलेक्ट्रॉनों से पूर्ण रूप से भरे हुए हैं, पूर्ण रूप से भरे हुए हैं। तो के कोश है, यह अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन से भरता है? 2 से। एल कोश अधिकतम 8 से। तो अब देख लो अपना उत्तर आ गया है कि किस तत्व में 2 कोश है और दोनों इलेक्ट्रॉनों से पूर्ण पूरित है। तो अब ऐसा कौन सा तत्व है? 8 और 2 कितने होते हैं? 10। 10 नंबर का तत्व कौन सा है? नियोन। तो यहाँ आ गया नियोन। नियोन के में 2 है, एल कोश में 8 है और दोनों इलेक्ट्रॉन से पूर्ण भरे हुए हैं। नेक्स्ट है किस तत्व में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 2 है? देखो 2, 8, 2 का मतलब है ये शुरू वाला 2 है, ये तो के में 2 हो गए, ठीक, क्योंकि पहले कोश के ही होता है। और ये 8 है, ये एल में 8 हो गए। फिर वापस 2 दिया है तो के एल, एल के बाद एम आता है, एम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसा कौन सा तत्व है इसके के में 2 आ गए, एल में 8 और एम में 2 है? तो आप क्या करोगे? इन इलेक्ट्रॉनों का योग लगा लोगे। कितना हुआ? 12 हो गया। 2, 8, 2, 12। और 12 नंबर का तत्व होता है मैग्नीशियम। ठीक, फिर नेक्स्ट है कुल 3 कोश है तथा संयोजकता कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। ये करते हैं। कुल 3 कोश है तो 3 कोश बनाओ। मैंने जैसे कि बताया, पहला कोश के होता है, के बाद एल और एम, 3 कोश हो गए। तथा संयोजकता कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो संयोजकता कोश हम सबसे बाहरी कोश को कहते हैं, सबसे लास्ट का अंतिम कोश होता है, उसे संयोजकता कोश कहते हैं, क्योंकि उसी में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। तो यहाँ संयोजकता कोश कौन सा हुआ? एम। और संयोजकता कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। देखो यहाँ कितना लिखोगे आप? 4 इलेक्ट्रॉन लिखोगे। तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। कभी भी बाह्यतम कोश में तभी इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं जब आंतरिक कोश हो पूर्ण रूप से भरे हुए हो। तो के कोश में अधिकतम 2 आ गए, एल कोश में 8, इनको पूरा भर दिया, और एम कोश में 4। तो अब अपन उत्तर कर सकते हैं ऐसा कौन सा तत्व है जिसमें कुल 3 कोश है और संयोजकता कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इनका योग लगाओ आप। 4, 4, 8, 2, 14 हो गए टोटल। तो कौन सा हुआ ऐसा? सिलिकॉन। कि कुल 3 कोश है और संयोजकता कोश में 4 इलेक्ट्रॉन वाला तत्व सिलिकॉन हो गया। इसके बाद अपन अगला करते हैं। कुल 2 कोश है
तथा संयोजकता कोष में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। इस बार अपन क्या करेंगे, कुल 2 कोष, तो पहला कोष के, दूसरा कोष एल, ठीक है। पहला के कोष, दूसरा एल कोष, 2 कोष है, कुल 2 कोष है। तथा संयोजकता कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे मैंने बताया संयोजकता कोष उसके बाहरी कोष को कहते हैं। बाहरी कोष कौन सा है, एल। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। तो इस एल में 3 इलेक्ट्रॉन है, पर नियम क्या कहता है कि आंतरिक कोष पूर्ण रूप से भरे होने चाहिए, तभी बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एल कोष में 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो के में अधिकतम कितने हो जाएंगे, 2। तो अब क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको जोड़ लो आप, 3 और 2 5। 5 नंबर का तत्व कौन सा होता है, बोरोन। बोरोन। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा कि कुल 2 कोष और संयोजकता कोष में 3 इलेक्ट्रॉन वाला तत्व बोरोन है। के में 2 और एल में 3। नेक्स्ट है, किस तत्व में दूसरे कोष में पहले कोष से 2 गुने इलेक्ट्रॉन है। देखो दूसरे कोष में, यानी जैसे के और एल 2 कोष वाला तत्व है, इसके दूसरे कोष में, इस एल कोष में पहले कोष से 2 गुने इलेक्ट्रॉन है। पहला कोष है, इसको पूरा भरो आप। तो पहला कोष जो के होता है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 भरे जाते हैं। इससे दूसरे कोष में दुगुने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 2 का दुगुना 4, कहने का मतलब के कोष में 2 और एल कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ऐसा कौन सा तत्व है, 4 और 2, ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको गिन लो, 4 और 2 6 होते हैं। तो 6 नंबर का तत्व कौन सा है, कार्बन। तो यहाँ हो जाएगा कार्बन, ठीक। इसके बाद हम लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 9 है, देखते हैं किस प्रकार होगा ये। आवर्त सारणी में बोरोन के स्तंभ के सभी तत्वों के कौन से गुण समान हैं। तो क्या होगा, आवर्त सारणी में बोरोन है, इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोरोन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने, 3। तो जो बोरोन स्तंभ है इसके सभी जो तत्व हैं इनके बाह्यतम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एक तो ये रहेगा। दूसरा पूछा है, आवर्त सारणी में फ्लोरीन के स्तंभ के सभी तत्वों के कौन से गुण समान हैं। तो जो फ्लोरीन है, देखो फ्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है, फ्लोरीन की संयोजकता है 1। तो इसके बाह्यतम कोष में कितने हो गए, इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं। तो यही उनमें हो गए कि बाह्यतम कोष है उनमें समान इलेक्ट्रॉन है सब में, और संयोजकता है इनकी 1 होती है। तो यहाँ 2 बातें पूछी है इसलिए बता दिया यहाँ पर। आगे और भी, बोरोन के सभी तत्वों की 3 संयोजकता है और बाह्यतम कोष है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। और ऐसे ही इधर बता दिया कि जो फ्लोरीन है वो अधातु है, क्योंकि अधातु यह तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बना रहा है और द्विपरमाणविक अणु बना रहा है फ्लोरीन। यानी जो F2 बनेगा, F2 किससे, F और F से बनेगा। और फ्लोरीन के बाह्यतम में कितने रहते हैं, 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन दिखा देना। इस फ्लोरीन के भी 7 दिखा देना। फिर ये अष्टक पूर्ण करने के लिए एक फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन इधर से ले लेगा और बनेगा F2। F एक एक इलेक्ट्रॉन का लेन देन है, तो एकल बंद करके फिर F एकल बंद F और बन जाएगा F2। इसके बाद अगला लेते हैं अपन 10 नंबर प्रश्न। एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है। के में, के कोष में कितने हैं, 2, एल में 8 और एम में 7 है। तो के में कितने, 2, ठीक है। के कोष में बता रहा है 2, एल कोष में 8 और एम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी। तो परमाणु संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे अपन, टोटल जो इलेक्ट्रॉन है बस वही उसकी परमाणु संख्या है। क्योंकि एक उदासीन तत्व होता है जिसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उतने ही उसमें प्रोटॉन होते हैं, और किसी तत्व में प्रोटॉन की संख्या को ही उसका परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो यहाँ 2 8 7 टोटल कितने हुए, 17 हुए। तो इस तत्व की परमाणु संख्या है वो क्या होगी, 17 होगी। और 17 नंबर का तत्व होता है क्लोरीन। के कोष में 2, एल कोष में 8 और एम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसकी संयोजकता वैसे 1 होती है, अधातु है। हाँ, क्या पूछा है, निम्न में से किस तत्व के साथ इसकी रासायनिक समानता होगी। तो 4 तत्व दिए हैं, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, फास्फोरस और आर्गन। तो ये पूछ रहा है कि इनमें से किस तत्व के साथ इसकी समानता होगी।
तो ये जो क्लोरीन है इसकी संयोजकता 1 होती है। इधर इनमें एक संयोजकता किसकी है? फ्लोरीन है, इसकी संयोजकता भी 1 है। इसकी 0, इसकी 3 है, इस प्रकार है। तो फ्लोरीन की संयोजकता भी 1 है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक ही वर्ग के तत्व जो होते हैं, एक ही वर्ग के तत्व, उनमें रासायनिक रूप से समानता होती है, क्योंकि उनकी संयोजकता समान होती है और जो गुणधर्म है लगभग वो भी समान होते हैं। तो यहाँ क्लोरीन अधातु है, फ्लोरीन भी अधातु है, गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं और दोनों की संयोजकता 1 होती है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 11, वो लेते हैं। तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति से क्या संबंध है? तो मैं एक तरीका बता रहा हूँ आपको कि कोई भी तत्व का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, किसी भी तत्व का, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर उसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में जाता है वह उसी ब्लॉक का तत्व होता है। तो इस आधार पर आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक बनाए गए हैं, टोटल SPDF। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तो क्या कर दिया, इनको ब्लॉकों में विभाजित कर दिया। जैसे हम कोई एक उदाहरण लेकर देख लें, जैसे कौन सा लें, सोडियम ले लें। ठीक है, सोडियम 11 नंबर का तत्व है, 11 नंबर का। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए 1s2 2s2 2p6 1s2s2p 3s1 3s1, ये आ गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 1s2 2s2 2p6 और 3s1। तो यहाँ पर अंतिम इलेक्ट्रॉन S उपकोष में गया सोडियम का, तो सोडियम S ब्लॉक का तत्व हो गया। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इनको ब्लॉकों में विभाजित कर देते हैं। इसके साथ ही इनमें जो कोष हैं उनमें इलेक्ट्रॉन दर्शाए, तो उनके आधार पर इनमें जो आवर्त है वो बना दिए गए हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी है, यह परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाई गई है। तो परमाणु क्रमांक के आधार पर ही तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो लिखा जाता है, और रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर ही निर्भर करते हैं। और जिन तत्वों के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है उन्हें समान समूह में रखा जाता है। जैसे वर्ग 1 में कौन कौन आ गए, हाइड्रोजन है, फिर लिथियम है, फिर सोडियम, पोटेशियम, इस प्रकार। वर्ग 2 में कौन आ गए, इधर ये आ गए, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। तो उन एक ही वर्ग के तत्वों की जो रासायनिक प्रकृति है वो लगभग समान होती है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। आधुनिक आवर्त सारणी में कैल्शियम, देखो कैल्शियम है 20 नंबर का है, इसके चारों ओर परमाणु संख्या 12, 19, 21 और 38 वाले तत्व हैं। तो कैल्शियम है, वैसे कैल्शियम S ब्लॉक का तत्व है, याद रहे आपको, धातु है और वर्ग 2 का तत्व है, और संयोजकता कितनी है इसकी, 2 है। तो इसके चारों ओर परमाणु क्रमांक 12, 19, 21, 38 वाले तत्व स्थित है। इनमें से किन तत्वों के रासायनिक गुणधर्म कैल्शियम के समान है? यानी कैल्शियम वाले वर्ग में, वर्ग संख्या 2 में जो क्षारीय मृदा धातुएं हैं उनमें वो तत्व आना चाहिए। तो यहाँ पर जो एक कैल्शियम 20 नंबर का है, तो के में इसके 2, एल में 8, एम में 8, एन में 2, इस प्रकार कोषों में इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं। तो बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है वो रहने चाहिए। तो ऐसे तत्व कौन मिलेंगे, परमाणु संख्या 12 और परमाणु संख्या 38 वाले। ये जो तत्व है इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान है, बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इनके रासायनिक गुणधर्म भी क्या होंगे, एक समान होंगे। इसके बाद लेते हैं 14 नंबर प्रश्न, देखना 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। आधुनिक आवर्त सारणी एवं मेंडेलीव की आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था की तुलना कीजिए। तो आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडेलीव की आवर्त सारणी है, उनमें तत्व किस प्रकार व्यवस्थित है। याद होगा आपको, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है, यानी परमाणु क्रमांक के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। जबकि मेंडेलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु भार के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। और देखते हैं इनके अनुसार क्या क्या है।
मेंडेलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था? परमाणु भार, जैसा कि मैंने बताया। जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का प्रमुख आधार है परमाणु संख्या यानी परमाणु क्रमांक। मेंडेलीव के अनुसार तत्वों के गुणधर्म परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं और आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडेलीव ने जब आवर्त सारणी बनाई थी उस समय टोटल 8 समूह ही थे, 8 वर्ग थे। जबकि अपनी जो आज वर्तमान में जो आधुनिक आवर्त सारणी जो हेनरी मोजले ने बनाई है उसमें टोटल 18 समूह हैं। मेंडेलीव के अनुसार तत्वों को परमाणु भार के आरोही क्रम में रखने पर समान भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म वाले तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद आ जाते हैं, अर्थात उनका समान समूह हो जाता है। जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु संख्या के आरोही क्रम में रखने पर निश्चित समय पश्चात समान गुण वाले तत्व एक ही वर्ग में आ जाते हैं। तो मेंडेलीव की आवर्त सारणी है वो परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित है और आधुनिक आवर्त सारणी है वो परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित है। इसके बाद लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न, संयोजकता क्या होती है? एक तो ये लेते हैं। देखो, संयोजकता का मतलब है किसी तत्व का बाह्यतम कोश जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है या जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह उसकी संयोजकता होती है। आप इस तरह से याद कर लेना। या कोई तत्व है, अपन ऑक्सीजन से भी ले सकते हैं कि कोई तत्व जितने ऑक्सीजन से क्रिया करता है वह उसकी संयोजकता कहलाती है। जैसे H2O, तो यहाँ कोई तत्व हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है तो वही उसकी संयोजकता कहलाती है। जैसे हाइड्रोजन कितने ऑक्सीजन से संयोग कर रहा है? H2O, एक से। ऑक्सीजन एक है तो हाइड्रोजन की संयोजकता एक हो गई, ऑक्सीजन की दो है। कोई तत्व जितने ऑक्सीजन से संयोग करेगा वही उसकी संयोजकता कहलाएगी। ठीक है। या वो दूसरा तरीका वो भी मैंने बताया आपको, किसी तत्व का बाहरी कोश जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है वह उसकी संयोजकता कहलाती है। जैसे सोडियम लिया है हमने, सोडियम 11 नंबर का तत्व है। इसके के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने? 2। एल कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। 11 हो गए, 2, 8, 1। अब इसका बाहरी कोश कौन सा है? एम कोश है बाहरी कोश। केवल एल है आंतरिक कोश है जो पहले से भरे हुए हैं। तो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हमेशा बाहरी कोश से होता है। एम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम क्या करेगा, अगर इसको इलेक्ट्रॉन त्यागने पड़े तो इसी से इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ग्रहण भी इसी में करने पड़ेंगे। त्यागना पड़ा 1 और ग्रहण करने पड़े कितने? 1 तो इसके पास है और चाहिए अधिकतम 8, तो 7 ग्रहण करने पड़ेंगे इसको। अब अपनी ऊर्जा बचाने के लिए यह 1 इलेक्ट्रॉन हो त्याग देगा। तो सोडियम की संयोजकता कितनी हुई? 1। इस प्रकार आप संयोजकता याद कर सकते हो। फिर है एस तथा पी ब्लॉक के तत्वों की संयोजकता कैसे ज्ञात करते हैं? तो जो एस ब्लॉक है, देखना, एस ब्लॉक के सभी तत्व हैं उनकी संयोजकता कितनी होती है? 1 और 2, क्योंकि एस ब्लॉक में वर्ग 2 है। वर्ग 1 और वर्ग 2 के जो तत्व हैं वो एस ब्लॉक में आते हैं। तो वर्ग 1 के सभी तत्वों की संयोजकता भी 1 होती है, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। और वर्ग 2 के तत्व हैं, इनमें कौन आएंगे? बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। तो उनकी संयोजकता 2 होगी। तो ये तो मैंने जो ये तरीका बताया इसी से हम संयोजकता निकाल सकते हैं। किसी समूह है यानी वर्ग में संयोजकता में क्या परिवर्तन होता है? तो याद रहे आपको, एक ही वर्ग के सभी तत्वों की संयोजकता समान होती है। एक ही वर्ग के सभी तत्वों की संयोजकता क्या होगी? समान होती है, क्योंकि इनके जो बाह्यतम कोश होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक समान होता है। और संयोजकता का आप याद करो, वैसे मैंने पहले के प्रश्न में बता दिया था कि वर्ग 1 और वर्ग 2 की संयोजकता क्रमशः कितनी है? 1 और 2। फिर वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक डी ब्लॉक के तत्व हैं जो परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, उनकी संयोजकता निश्चित नहीं होती। फिर पी ब्लॉक के तत्व आएंगे वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 तक। तो वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 के तत्व हैं, उनकी संयोजकता किस प्रकार होगी? वर्ग 13 की 3, वर्ग 14 की 4, वर्ग 15
की 3, 16 की 2, 17 की 1 और 18 की 0 होगी। इसके बाद हम अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 देखना किस प्रकार है। दो तत्व x और y जिनके परमाणु क्रमांक है 11 और 17। तो देखो x यानी 11 नंबर का कौन हो गया, सोडियम, और y बोला है कि 17 नंबर है, 17 हो गया क्लोरीन। तो ये सोडियम और क्लोरीन ये हो गए। ये तत्व आवर्त सारणी के किस वर्ग में है। तो 11 नंबर सोडियम है, यह तो कौन से वर्ग में आएगा, 1 में। और क्लोरीन होगा, यह रहेगा वर्ग कौन सा, 17 है उसमें। ये 11 नंबर जो सोडियम है इसकी संयोजकता 1 है और ये धातु है तो इसलिए वर्ग 1 में आएगा। और 17 नंबर का जो क्लोरीन है यह अधातु है जो वर्ग 17 में आएगा और इसकी संयोजकता भी 1 है। धातु ठोस होती है, अधातु गैसीय अवस्था में होती है। धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती है और अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती है। तो क्या पूछा है, यह तत्व आवर्त सारणी के किस वर्ग में है। तो x तत्व है जो सोडियम था वो तो वर्ग 1 में, और y तत्व है यह जो क्लोरीन वर्ग 17 में है। इन तत्वों में कौन सी धातु तथा कौन सी अधातु है। तो सोडियम धातु बताई मैंने, क्लोरीन अधातु। तो x धातु है और y अधातु है। यह तत्व आवर्त सारणी के किस आवर्त में है। तो ये दोनों ही क्या हैं, आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में है। आवर्त निकालने के लिए कैसे पता चलता है कि कौन सा तत्व किस आवर्त का है। आप क्या करोगे, उस तत्व में कोष हैं बस उनकी संख्या ज्ञात कर लो, बस वही उनका आवर्त होता है। जैसे सोडियम है 11 नंबर का, क्लोरीन है 17 नंबर का। सोडियम के कोष में 2, एल कोष में 8 और एम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल कितने हुए कोष, के एल एम यानी 3। तो तीसरे आवर्त का हुआ सोडियम। क्लोरीन भी के में कितने, 2, एल में 8, एम में 7। तो इसके पास भी कितने कोष है, के एल एम 3। तो क्लोरीन भी तीसरे आवर्त का तत्व हुआ। इसके बाद है प्रश्न नंबर 17 है वो ले लेते हैं अपन। 17 नंबर देखना प्रश्न, एक तत्व y आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त और वर्ग 16 में है। तो जो तत्व है वर्ग 16 में है, ठीक। 16वां वर्ग कौन से में आएगा, पी ब्लॉक में आएगा। पी ब्लॉक है जो वर्ग 13 से लेकर और वर्ग 18 तक है टोटल। तो वहाँ पर कितने हुए, 6 टोटल वर्ग है। तो 16वें वर्ग में है और आवर्त कौन सा बताया इसने, दूसरे आवर्त में है। क्या वह तत्व धातु या अधातु। तो 16वें वर्ग में जो तत्व हैं वो कौन होते हैं, अधातु होते हैं। तो यहाँ वो हो जाएगा कि वो अधातु है। और वायु तत्व है, इसकी संयोजकता कितनी है ये पूछा है। तो 16वें में है, और देखो 16वें में है और इसने क्या बताया कि आवर्त कौन सा है। तो आवर्त है उनका दूसरा आवर्त है। इसका मतलब उसमें कोष कितने हैं, 2। पहला के कोष और दूसरा एल कोष। तो के कोष को पूरा भर देते हैं। इधर 16वें वर्ग के तत्व हैं, उनकी संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है। तो 2 संयोजकता तब भी होगी क्योंकि अधातु रह गया तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो एल कोष में आ गए 6, यानी उसके के कोष में 2 और एल कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 और 2 8 है, तो वह तत्व 8 हुआ। ऑक्सीजन हुआ, परमाणु संख्या 8, संयोजकता कितनी हुई, 2, क्योंकि यह तत्व 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न और ले लेते हैं अपन। 18 नंबर प्रश्न है, देखना क्या पूछा इसमें। समस्थानिक किसे कहते हैं। एक तो ये पूछा है। तो समस्थानिक का मतलब होता है कि समस्थानिक वे तत्व है जिनका परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन की संख्या समान हो और परमाणु भार अलग अलग हो, समस्थानिक कहलाते हैं। क्या होगा इनमें, परमाणु क्रमांक समान और द्रव्यमान संख्या है वो अलग अलग हो, वो समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे क्लोरीन के 2 समस्थानिक ले लिए हमने। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। तो यहाँ पर 2 क्लोरीन लिए हैं। 17 नंबर का है जिसका परमाणु भार 35 है और इसका परमाणु भार 37 है। तो यहाँ देखना क्लोरीन प्रोटॉन की संख्या या परमाणु क्रमांक 17 है दोनों का, और परमाणु भार इसका 35 और इसका 37 है। तो समस्थानिक जो होते हैं उनमें न्यूट्रॉन की संख्या भी अलग अलग हो जाती है। न्यूट्रॉन की संख्या हम परमाणु भार और प्रोटॉन की संख्या से निकालते हैं, यानी परमाणु भार में से प्रोटॉन की संख्या घटाने पर न्यूट्रॉन की संख्या प्राप्त हो जाती है।
फिर है किन्हीं दो उत्कृष्ट गैसों के नाम लिखिए। तो आप हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन, रेडोन, ये उत्कृष्ट गैसें हैं। इनमें किन्हीं दो के नाम लिख सकते हो। याद रहे उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता शून्य होती है, इसीलिए इन्हें शून्य वर्ग कहते हैं। और इनका बाह्यतम कोश पूर्ण भरा होता है, इसलिए ये न तो इलेक्ट्रॉन त्यागती है और न इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है और किसी के साथ बंध नहीं बनाती। नेक्स्ट है एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है। देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है। 2 का मतलब ये के कोश में 2 है, ठीक। 8 यानी एल कोश में 8 है और वापस 2 है, तो एम कोश में कितने हैं? 2 है। एक तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास के में 2, एल में 8, एम में 2। इसकी वर्ग संख्या तथा संयोजकता क्या होगी? हम आराम से निकाल सकते हैं ये। पहले तो इस तत्व के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि 2, 8, 2, 2, 8, 10 और 2, 12 यानी 12 नंबर का तत्व कौन सा है? 12 नंबर का तत्व है मैग्नीशियम, जो धातु है। संयोजकता कितनी है इसकी? 2 है। फिर क्या पूछा है? इसकी वर्ग संख्या तथा संयोजकता क्या होगी? देखो इसकी संयोजकता 2 है और धातु है, तो धातुएं हैं और जो इलेक्ट्रॉन त्यागती है, और 2 संयोजकता बताई है, तो ये संयोजकता 2 है, तो इसका वर्ग भी क्या हो गया? 2। तो सोडियम, ये इधर सॉरी मैग्नीशियम है, यह क्षारीय मृदा धातु है और वर्ग 2 में स्थित है और इसकी संयोजकता 2 होगी। और आवर्त भी पूछे इसका मैग्नीशियम का, तो इसमें कितने कोष है टोटल? के, एल, एम, तो 3 कोष हुए, इसलिए जो मैग्नीशियम है यह तीसरे आवर्त का तत्व है। तो ये था आज का वीडियो। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।